अभी फूल गोभी पर आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें हमने आपको बताई हैं, लेकिन अब सीधे एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि फूल गोभी की इस समय जो किसान खेती करना चाहते हैं उनके लिए विशेष जानकारियां कौन सी हैं, कौन कौन सी किस्में जिनका चुनाव किए करें, और जो पहले ही फसल ले चुके हैं उनके लिए बेहतर क्या होगा कि कौन कौन से समसामयिक कार्य इस वक्त गोभी की फसल में उन्हें करने चाहिए। साथ ही अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन लगाएं, अपने प्रश्न हम तक पहुँचाएँ। 1 घंटे तक हम आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं अंगूर पर। डॉक्टर सोम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर सोम, अंगूर की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक संवेदनशील फल है और इसको काफ़ी नज़ाकत के साथ इसकी खेती की जाती है, काफ़ी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त क्या स्थिति है अंगूर की फसल की, क्या बताना चाहेंगे? जी, इस वक्त अंगूर हमारे यहाँ पर अभी बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र के बाद में हम कर्नाटक पे चलते हैं तो कर्नाटक में हमें अंगूर ज्यादा मिलेंगे। कर्नाटक के बाद में तमिलनाडु है। और अभी इस मौसम की अगर बात करते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग परिस्थितियां आपको दिखेंगी। अभी बात ऐसी है कि ये मौसम की अगर बात करते हैं तो बारिश जो चल रही है, ये बारिश के कारण जो बगीचे हमारे अभी छटाई हुई है और गुच्छे आए हैं, गुच्छे आने के बाद में अभी उसका विकास हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो ऐसे वक्त अगर बारिश अगर आ रही है तो उस बारिश के कारण एक तो रोग का बीमारियां ज्यादा आने की संभावना बहुत होती है और आ ही जाती है। बीमारी में से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण बीमारी है, उसे बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। वो अगर एक बार गुच्छों पे घुस गया तो बाद में क्या होता है कि पूरी फसल खराब हो जाती है। जी जी बिल्कुल, और मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि इस फसल को काफ़ी नज़ाकत की ज़रूरत होती है, काफ़ी सेंसिटिव फसल होती है और थोड़ी सी चूक होने से हमें बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल संजो कर आपको इस फसल को तैयार करना होता है, इसके फलों को बिल्कुल बचा कर रखना होता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है तो भी नुकसान हो जाता है और कई जगहों पर हम देखते हैं तेज़ हवाएँ जो होती हैं उसकी वजह से भी नुकसान होता है। ओलावृष्टि से भी कई बार नुकसान हो जाता है, दागी हो जाते हैं फल और उससे अंगूर की फसल में काफ़ी नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। तो इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि अभी हमें डॉक्टर सोम ने बताया कि अलग अलग क्षेत्र में अभी जो फसल है उसकी स्थिति अलग अलग है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके क्षेत्र के अनुसार बता सकें। आप हमें अपने कॉल के माध्यम से अपने सवाल भी बताइए। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। फलों के बाग किसानों के लिए अच्छी आमदनी का जरिया है। अगर अंगूर की खेती की बात करें तो सही तरीके और बड़े पैमाने पर अंगूर की खेती करने पर यह लंबे समय तक आय का अच्छा साधन साबित हो सकती है। अंगूर की बागवानी लगभग पूरे भारत में सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। पैदावार के आधार पर दक्षिण में कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मुख्य राज्य हैं, जबकि उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में अंगूर की बागवानी की जाती है। उत्तर भारत में अंगूर की फसल वर्ष में एक बार जून में ली जाती है, जबकि दक्षिण भारत में फसल 2 बार ली जाती है। अंगूर की खेती के लिए गर्म, शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है। इस समय अंगूर के बागों की देखभाल करना जरूरी है। अंगूर के बाग की सफाई कर इसे खरपतवार मुक्त रखें। हल्की सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें। यह समय नए बाग लगाने के लिए अच्छा होता है। इस महीने के अंतिम सप्ताह में 1 वर्ष पुरानी जड़ सहित लताओं को गड्ढों के बीच में लगाकर सिंचाई करनी चाहिए। रोपाई के बाद नीचे से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पौधों को छांटना चाहिए। दिसंबर में अंगूर की लताएं शुष्कता अवस्था में आ जाती हैं। इस अवस्था में लताओं से पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। इसी अवस्था में अंगूर की कटाई छटाई का काम किया जा सकता है।
तो भी आपने अंगूर पर ये रिपोर्ट देखी और हमने आपको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अंगूर के बारे में जानकारी दी। अगर आप भी अंगूर की फसल लेने की सोच रहे हैं या फिर आपने अंगूर की खेती की है और कुछ आपके सवाल हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर बीच बीच में फ्लैश कर रहे हैं, वहाँ से आप नोट करें और हमें फ़ोन करें। और कार्यक्रम में जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि 2 विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा विषय है पछेती गोभी की खेती। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण सिंह जी हैं। और डॉक्टर श्रवण, जैसा कि आपने बताया कि अभी क्या स्थिति होगी और आपने भी बताया कि 4 वर्गों में है गोभी किस्में हैं, इसलिए चुनाव सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी रहता है कि आपके इलाके में कैसी जलवायु है उसी के अनुसार आप किस्मों का चुनाव करें। फूल गोभी की अगर हम बात करें इस वक्त, तो हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस्मों का चुनाव किस प्रकार करें, क्योंकि हम पछेती फूल गोभी की खेती के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, जो बात हम लोग कर रहे थे पछेती फूलगोभी की बात करें तो उसमें 4-5 किस्मों का मैंने नाम लिया था। एक पूसा स्नोबॉल K1 है। ये पूसा संस्थान की किस्में हैं जो हिमाचल प्रदेश में कटराइन एक हमारा स्टेशन है पूसा इंस्टीट्यूट का, वहाँ से रिलीज हुई हैं। एक पूसा स्नोबॉल KT25 है। इसमें पूसा स्नोबॉल K1 है, वो थोड़ी सी 7-8 दिन बाद में आती है। पूसा स्नोबॉल KT25 है, वो 7-8 दिन पहले आ जाती है। और इसमें जो एक ब्लैक रोट जो बीमारी है उससे थोड़ी प्रतिरोधी क्षमता इसमें है। इसके बाद एक नई हाइब्रिड हमने निकाला है, उसको पूसा स्नोबॉल कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 1 करके है, उसको भी किसान ले सकते हैं। तो इनकी पैदावार ये है कि जो पछेती समूह है उसकी पैदावार लगभग 35 टन के आसपास रहती है और जो हाइब्रिड है उसकी लगभग 40 टन प्रति हेक्टेयर के आसपास पैदावार है। तो इसलिए किसान यदि अभी लेते हैं, जिन किसानों ने अभी पौध रोपण की अवस्था में होंगे ज़्यादातर किसान, क्योंकि पछेती समूह का ये रोपाई का समय है, या फिर जिन्होंने रोपाई कर ली है लगभग नवंबर में या दिसंबर के मध्य तक रोपाई करते हैं, तो ये जिन्होंने रोपाई कर ली है उसके लिए समसामयिक क्रियाएं हैं, जैसे उचित पानी का प्रबंधन रखना है, सही तरीके से यदि रोपाई कर रहे हैं तो सही तरीके से खेत की तैयारी करनी है, उचित मात्रा में उर्वरक और खाद देने हैं, क्योंकि ये अच्छी बढ़वार लेती है तो इसको खाद और पोषक तत्वों की मात्रा भी ज्यादा चाहिए होती है। तो इसलिए 120 से 125 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देने की जरूरत है आपकी। जो आप मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। हम आपने पोषक तत्वों की बात की, इसमें विस्तार से बात कर लेंगे, लेकिन ये कॉलर है, इंतजार करें, उनसे बात कर लेते हैं। पवन है हमारे साथ, पवन यादव है जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया है। पवन जी बताइए, सवाल क्या है? मैम, मैं ये गोभी के बारे में जानना चाह रहा था, दिसंबर माह में कितने समय तक गोभी की पैदावार कर सकते हैं? जी, भिवाड़ी से हैं ये, राजस्थान की भिवाड़ी से गोभी की फसल लेना चाहते हैं इसी महीने में। हाँ, तो ऐसा है पवन जी, अभी जो पछेती फूलगोभी की रोपाई का जो समय है, तो आपने यदि उसकी पौध तैयार कर रखी है, जो ये 4-5 किस्में मैंने बताई, इनके यदि किसी की तैयारी कर रखी है तो आप इनकी अभी इसकी रोपाई कर सकते हैं। और कुछ किस्में निजी क्षेत्र के द्वारा भी बेची जाती हैं जो कि जनवरी के 10-15 जनवरी तक भी जिनकी रोपाई की जा सकती है। ये मार्च और अप्रैल के शुरुआती दिनों में आती हैं, तो इनकी अभी कर सकते हैं। इसकी पैदावार अच्छी आती है और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो गोभी है बाजार में वो लगभग मार्च की शुरुआत तक कट जाती है, तो उसके बाद में जो गोभी आती है उसके दाम अच्छे मिलते हैं। तो ज़्यादा इसीलिए पछेती फूलगोभी से या अगेती फूलगोभी की ज़्यादा खेती करने से किसानों को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इसलिए इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, उचित किस्म का चुनाव करें और इसमें जमाव बहुत अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादा बीज की जरूरत नहीं है। प्रति हेक्टेयर लगभग 300-350 ग्राम बीज पर्याप्त होता है और लगभग 28 दिन की पौध इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज तो हम लोग कहते हैं 35 से 40 दिन की पौध होनी चाहिए, लेकिन इसमें 25 से 28 दिन की पौध भी पर्याप्त अवस्था में आप खेत में लगा सकते हैं। बढ़ाव अच्छा होता है, इसलिए पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा रखें, लगभग 60 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। खाद और उर्वरकों का जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ फास्फोरस और पोटास है वो भी लगभग 50 किलो प्रति हेक्टेयर और 60 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देने की जरूरत है। पूरी मात्रा फास्फोरस पोटास और आपके जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा खेत तैयारी के समय दे दें। यदि आप मेड़ी पद्धति अपनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, उसमें पानी कम लगेगा, पैदावार अच्छी आएगी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि किस्में जो हैं आप सही चुनें और साथ ही उसी के अनुसार ही आप देखिए कि किस तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बताया भी हमें कि पानी की और पोषक तत्वों की फूल गोभी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो इन बातों का तो ध्यान आपको रखना ही होगा और आप सुनिश्चित कर लें इसकी फसल लेने से पहले ही कि आप ये सभी चीज़ें इनकी व्यवस्था कर पाएंगे नहीं। अगर सिंचाई की व्यवस्था उचित नहीं होगी तो भी आपको अच्छी फसल नहीं मिल पाएगी।
पाएगी और ऐसी पोषक तत्वों की भी व्यवस्था सही होनी चाहिए ताकि अच्छी फसल आपको मिल सके। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया यहाँ पर हेलो किसान में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहें आप हेलो किसान के साथ। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज फिर हम बात कर रहे हैं 2 महत्वपूर्ण विषय पर। हमारा पहला विषय पछेती फूल गोभी की खेती और साथ ही अंगूर की फसल में आप कैसे करें देखरेख ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। और हमारे साथ 2 मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्रवण सिंह हैं और साथ ही पुणे से डॉक्टर सोम कुंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अंगूर पर बात कर रहे हैं। एक कॉलर है, बात कर लेते हैं। अंबिका शर्मा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें फोन लगाया है। अंबिका जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए प्रश्न क्या है? मैडम, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ जी। मैं एक बार अंगूर का एक पौधा लगाया था। वो इतना खट्टा हो गया कि सौंपिया में लगाया था घर में ही, तो साला नींबू से ज्यादा खट्टा। अच्छा, खट्टा फल हुआ? हाँ, खट्टा हो गया। तो नींबू तो मैं चाहता हूँ हम छत्तीसगढ़ में कौन सा वैरायटी लगाएं अंगूर, और इसका पौधे कहाँ से मिलेंगे? जी, इसकी डिटेल चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सोम कुंवर जी बने हुए हैं पुणे से। डॉक्टर सोम कुंवर जी, जैसे कि इनका कहना है कि अंगूर की इन्होंने फसल तो लगाया तो, लेकिन जो फल था वो बहुत ही खट्टा था, मतलब खाया नहीं जा सकता था। तो मीठा फल कैसे हो, उसका आकार कैसे अच्छा हो, रसीला कैसे हो, कैसे ये संभव है? क्या कौन सी किस्म है या फिर किस तरह की देखरेख की जरूरत होती है इसमें? जी, ऐसा है कि अंगूर की फसल जब आती है जी, उस वक्त हम अभी उत्तर भारत की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की तरफ जा रहे हैं हम। और उधर जब अंगूर जब पकने लगता है उसमें जब मिठास आनी शुरू हो जाती है, उस वक्त वातावरण में धूप होनी चाहिए। सनलाइट बोलते हैं, सूर्य प्रकाश की वहां ज्यादा जरूरत होती है। ये अगर है तो हमें उस अंगूर में मिठास होनी स्वाभाविक है। उसके साथ साथ मिठास के लिए हमारे पास में कुछ खाद भी होते हैं जिसको हम पोटैश बोलते हैं, पालाश। इस पालाश की अगर उपलब्धता हम उस टहनी को अगर कर देते हैं जब वो पकने की अवस्था में है, तब उसमें मिठास भरना शुरू हो जाता है। दूसरी बात है कि हमारे घर में एक बार 1 पौधा 2 पौधा हम एक लगा देते हैं, 2 टहनी लगा दिए, और हम क्या होता है कि बड़ा लाडला रहता है ना, घर में एक बच्चा है तो लाडला रहता है। ऐसे ही 1 पौधा 2 पौधा है तो हम पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम डालते हैं। पानी की मात्रा अगर ज्यादा हुई तो भी उसमें मिठास आने की अड़चने आती है। जी, तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों का हम अगर ध्यान देते हैं तो शायद मिठास आना स्वाभाविक है और संभावित है। डॉक्टर सोम, ये भी बताइए कि क्या क्या किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस किस्म का उन्होंने चुनाव किया है? जी नहीं, किस्में कोई भी हो, मिठास तो आनी है, मिठास होनी है उसमें। लेकिन ऐसी कोई किस्म नहीं है कि जिसमें मिठास बिल्कुल नहीं आती, ऐसा नहीं है। मिठास आने के लिए एक तो सूर्य प्रकाश मिलना जरूरी है, दूसरा हमको पानी के ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी है, और तीसरी बात ये कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स खाद है, इस खाद में से पालाश है, उसकी उपलब्धता उस टहनी को करने जरूरी है। पीरियड में उसका विकास हो रहा है, जब उसमें मिठास हो रही है उस वक्त।
डॉक्टर सोम, क्योंकि अभी आपने बताया कि जो सूर्य की रोशनी है वो भरपूर होनी चाहिए, उससे मिठास बनती है फल में, तो हमें ये भी बताइए कि इसमें जो हमारे किसान हैं जिन्होंने अंगूर की फसल ली है, उनके लिए जो कटाई छटाई या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस अवस्था में इसे करना चाहिए और सही तरीका क्या है? अभी नॉर्दर्न कंडीशन में जो उत्तर भारत की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ है या उधर का आगे का एरिया जो है, उस एरिया में ये होता है कि छटाई एक तो दिसंबर जनवरी तक वो टहनी उसमें रेस्टिंग फेज में चली जाती है, डॉर्मेंसी हम बोलते हैं उसको। तो उसमें से अगर जब बाहर निकली, जब मिनिमम टेम्परेचर, किमान तापमान जो है 15 डिग्री के ऊपर जब बढ़ना शुरू हो जाता है किमान तापमान, तो उस वक्त अगर हम छटनी करती है, प्रूनिंग करते हैं, तो प्रूनिंग करने के बाद में जैसा है वो स्प्राउटिंग हो जाएगा, फूटना शुरू हो जाएगा, नई फूट आनी शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ उसमें अंगूर आने जाएंगे, गुच्छे आ जाएंगे। जी जी। इस गुच्छे का जब विकास हो जाएगा, जब बढ़ जाएंगे, तब वो जब हमारी मई जून में जो बारिश होती है, उस बारिश के पहले अगर हम वो पूरा विकास हो गया, उसका पूरा कटिंग कर दिया, तो उसमें शुगर डेवलपमेंट, जो शुगर बोलते हैं हम मिठास, वो शुगर डेवलपमेंट और बाकी का उसका जो विकास है, साइज बढ़ना है, निर्यात शक्ति बोलते हैं हम उसको, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, इसका संभावना हमको उस वक्त ज्यादा होता है। तो इसलिए उसका प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, प्रूनिंग टाइम पर्टिकुलर, उसको संभालना जरूरी होता है। जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर सोम, क्योंकि एक कॉलर है हमारे साथ, अखिलेश तिवारी है हमारे साथ फोन लाइन पर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। अखिलेश जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है आपका? मैडम नमस्ते। मैडम हमें पत्ते गोभी की तो मैडम कब तक बोएं बीज उज उसका? ठीक है, अखिलेश तिवारी पछेती पत्ते गोभी की खेती करना चाहता है। देखिए अखिलेश जी, पत्ता गोभी में 2-3 किस्में हैं जो हमारे संस्थान से हैं। एक तो जैसे एक नया हाइब्रिड, एक तो गोल्डन एकड़ है जो ज़्यादातर भारत में काफ़ी पुरानी किस्म है, अच्छी चलती है, उसकी अभी सोविंग कर सकते हैं, उसकी बुआई कर सकते हैं, और लगभग ये 25-26 दिन की जब फसल हो तो उस टाइम इसकी रोपाई कर सकते हैं। दूसरी है एक नई हाइब्रिड किस्म निकली है, संकर किस्म, तो पूसा केबेज हाइब्रिड एक करके, उसको आपको कटराइन संस्थान से मंगाना पड़ेगा, हमारे पूसा संस्थान में भी एटिक सेंटर पे पता कर सकते हैं, उसका भी बीज उपलब्ध हो सकता है। और यदि आजकल थोड़ा सा कोविड के लिए जो वातावरण है उसमें ज़्यादा घूमना फिरना दूर तक मुश्किल होता है, तो आपके वहाँ कोई यदि बीज उपलब्ध हो निजी क्षेत्र का, उससे ये पता कर लीजिए कि अभी लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। जी जी। क्योंकि ये जानकारी आपको जरूर ले लेनी चाहिए, कई बार किसानों को यहाँ नुकसान होता है, तो उसको लेकर के अभी बुआई कर सकते हैं। और अभी जो बुआई करेंगे, क्योंकि ज्यादातर पत्ता गोभी है वो 65 से 60-65 दिन में ज्यादातर तैयार हो जाती है, तो जैसे अब अभी आप बोते हैं तो जनवरी मध्य तक आप उसकी रोपाई करेंगे, तो ये मार्च मध्य तक आपकी कटाई में आ जाएगी। तो ये आप थोड़ा ले सकते हैं, इसकी खेती आप कर सकते हैं। लगभग 300-350 ग्राम बीज आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लीजिए, क्योंकि आजकल जमाव अच्छा होता है, पौधे मरते नहीं हैं नर्सरी में, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बताइए बात आपने अभी यहाँ पर हमें डॉक्टर श्रवण, और जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आपकी फसलों के बारे में हो या कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य बातों के बारे में। इसीलिए हमारा मकसद रहता है कि हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक हम पहुँचा सकें। और आज इसी सिलसिले में हम आपको बताएंगे नए 3 कृषि कानूनों के बारे में, कैसे इससे हमारे किसानों को अपनी फसल का बेहतर लाभ मिल सकेगा और उनके लिए अपनी फसल बेचने के और भी अधिक विकल्प उनके सामने होंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि देश की रीढ़ है और कृषि एवं किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले, किसानों की आमदनी बढ़े और उनकी खेती लाभकारी हो। इसके लिए सरकार ने किसानों के सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। किसान को उसकी उपज का कम से कम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार ने तय किया है, जिन उपजों को भारत सरकार खरीदने के लिए खरीदी केंद्रों की व्यवस्था करती है राज्यों के साथ मिलकर, वो सारी योजना बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान करके योजना का स्वरूप में है। इस योजना का कानून से कोई सरोकार नहीं है। ये जो सारी शंकाएं जो जताई जा रही हैं वो निराधार हैं। ये झूठ बोलकर और किसानों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कही जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य
कि खरीदी पूर्ववत जारी रहेगी। ये भारत के कृषि मंत्री जी द्वारा पार्लियामेंट में घोषणा भी की गई है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में ये प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। हालांकि ये व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में कुछ हद तक पहले भी थी, लेकिन इस व्यवस्था में कोई एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। ये व्यवस्था कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम के जरिए लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर कॉर्पोरेट, प्रोसेसर्स, होलसेलर और रिटेलर के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब किसान ऐसी फसलें उगा सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इन कानूनों के माध्यम से और नए विकल्प दिए गए हैं। एक विकल्प फार्मिंग एग्रीमेंट्स के तहत फसलों को बेचने का है। एक विकल्प ये है कि किसी भी खरीदार को जहां किसान को अच्छा मूल्य मिलता है उसके माध्यम से किसान अपनी उपज को बेच पाए। एक विकल्प ये है कि किसान अगर चाहे तो अपने राज्य के बाहर भी सीधा किसी अन्य राज्य के बड़े व्यापारी को या किसी ऐसे ट्रेडर को, प्रोसेसर को बेचना चाहे जहां उसको अच्छा मूल्य मिल सकता है, वो बेच सकता है। और ये भी किसान को विकल्प दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अब जैसे पूरी की पूरी व्यवस्था ई कॉमर्स की पूरे विश्व भर में हो रही है और प्रोड्यूसर को ही ई कॉमर्स की व्यवस्था का सीधा लाभ मिलता है क्योंकि उसको बड़ा बाजार मिल सकता है। तो इन कानूनों के माध्यम से ई कॉमर्स की व्यवस्था, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था किसान की उपज के लिए खोली गई है। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों के हितों का संरक्षण हो। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। तो अभी हमने आपको कृषि कानूनों के बारे में बताया। 3 नए कृषि कानून जो कि हमारे किसानों के जीवन को और बेहतर करने के मकसद से लाए गए हैं और मकसद सिर्फ यही है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिले, उनके सामने और अधिक विकल्प हो कैसे उन्हें अपनी फसल को बेचना है, किसे बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है। ये सभी जो फैसले हैं किसान अपने स्तर पर कर सके, उसे किसी के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। यही मकसद है इन 3 नए कानूनों का, ताकि और अधिक उनकी आय में वृद्धि हो सके। और आप ऐसे ही दूरदर्शन किसान देखते रहें, इनसे जुड़ी हुई और भी नई नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आपके सामने तस्वीर बिल्कुल साफ हो। और आज का जो हमारा विषय है पछेती गोभी की खेती और अंगूर की देखभाल, इस पर एक बार फिर से हम लौटते हैं। डॉक्टर सोम, जैसे कि हम अंगूर के बारे में बात कर रहे थे और आपने भी बीच में थोड़ा सा जिक्र किया था कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है और आने वाले समय में और अधिक भी हो सकती है। तो ऐसे में अंगूर की खेती को लेकर, अपने फसल को लेकर थोड़ा और सचेत होने की जरूरत हो जाती है। क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहां पर भी एक अंगूर की खेती अभी हो रही है, तो प्रूनिंग हुई है। वो प्रूनिंग के बाद में जो विकास का कालावधि होता है, वो समय होता है, उस समय में अगर बारिश आ गई तो दिक्कतें ज्यादा आएंगी। पहली दिक्कत ये है कि अगर जल्दी ही अगर बारिश आ जाती है, जैसे कि मनी का सेटिंग हो गया है, मनी अभी बाहर निकल गए और उसका विकास शुरू हो गया। क्या होता है कि जब सेटिंग, फ्लोरा अवस्था जो है, फ्लावरिंग स्टेज के बाद में जब सेटिंग हो जाता है मनी का, उसके बाद में अगर बारिश आती है तो हमने जो रोग की बात की है, बीमारी जो डाउनी मिल्ड्यू का है, डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी का समस्या आ सकती है। अगर बारिश खत्म हो गई तो उस बारिश खत्म होने के बाद में जो पाउडरी मिल्ड्यू का एक बीमारी है, उसकी समस्या आ सकती है। ये परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति ये है, अगर किसानों ने पहले ही अगर छाटनी कर ली है, प्रूनिंग कर ली है और अभी वो फसल रेडी है हार्वेस्टिंग, मतलब बुराई करने के समय पे है, ऐसे समय में और ऐसे बगीचों में अगर बारिश थोड़ी भी अगर आ गई या थोड़ी से ज्यादा आ गई तो मात्र वहां पर बेरी का, मनी का तड़कना, मनी का क्रैकिंग होना, फसल सड़ने की संभावना
उस वक्त ज्यादा होती है। ये जो चीजें हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं बगीचे की, उस अलग अलग अवस्था में हमारे पास में समस्याएं अलग अलग है। कहीं जल्दी कटाई कर ली है, उस वक्त वहां पर हमको बीमारी की समस्या आ सकती है। जहां पर हमने माल अभी उसका फसल जो है हार्वेस्टिंग के समय, अभी जैसा कि कुछ जुलाई अगस्त में जो किसान प्रूनिंग कर लेते हैं, उनके बगीचे में अभी अंगूर हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी होते हैं इस समय। जी भारत में ऐसे, या नासिक जिले में भी ऐसे कुछ समस्या आई है अभी की, जो 2-4 जो बारिश हुई है, उस बारिश के कारण पूरा बेरी क्रैकिंग बहुत हुआ है। बेरी क्रैकिंग वो जो उनका जो माल है, जो फसल है, पूरी फसल पानी में चली गई, वो हो गई। सो पूरे साल भर जो किसान मेहनत करता है, उसमें इस समय वो पूरी खलास हो जाती है। ऐसे समय हमारा ये कहना है कि अगर हमारा किसान प्लास्टिक का यूज अगर करता है, प्लास्टिक का आच्छादन, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जो बात करते हैं हम, इस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का अगर इस्तेमाल करता है, तो इस वक्त बारिश भी अगर आ जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बारिश से नुकसान ना हो, इसके लिए हमें विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है और इसका आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अंगूर की जो तैयार फसल है उसके गुच्छों को कैसे सुरक्षित रखें, दागे ना हो और उन पर किसी तरह की चोट ना पहुँचे, उसके लिए भी आपको खास सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे डॉक्टर सोम आपसे, लेकिन एक कॉलर है, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। अशोक कुमार जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो अशोक जी, स्वागत है आपका, बलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप। बताइए प्रश्न क्या है, गोभी पर बात करना चाहते हैं या अंगूर पर? गोभी पर जी बताइए, सवाल बताएं। सवाल ये है कि जैसे आपने 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए बताया बीज, तो 1 ग्राम नर्सरी यदि लगाने या 350 ग्राम कितनी जमीन में हम लगाएंगे ताकि नर्सरी तैयार हो? जी डॉक्टर श्रवण क्या बताना चाहिए, नर्सरी के बारे में जानना चाहते हैं कि नर्सरी तैयार करने के लिए, आपका सवाल ये है ना, नर्सरी के लिए कितने बीज की जरूरत पड़ती है? बीज जो है, हाँ देखिए थोड़ा सा बीच में आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। अशोक जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, तो समझ लीजिए 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर आपका बीज है। हाँ तो ऐसा है। हाँ देखिए मैं देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मली 300 से 350 ग्राम बीज हम लोग लेते हैं प्रति हेक्टर पछेती फूलगोभी का, क्योंकि इस समय जमाव अच्छा रहता है, बीमारियां ज़्यादा नर्सरी में नहीं आती हैं। क्योंकि एक यदि वैसे कैलकुलेशन करते हैं तो 1 ग्राम में लगभग 300 बीज होते हैं। 260 से कभी कभी जो पछेती है उसके बीज थोड़े छोटे रहते हैं, तो लगभग 300 के आसपास बीज प्रति ग्राम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम बनाते हैं तो लगभग 60 से 65% जर्मिनेशन इसमें रहता है। थोड़ा कई बार अच्छी यदि एकदम फ्रेश सीड है तो उसका जर्मिनेशन लगभग 90% तक चला जाता है, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें 60 से 65% जर्मिनेशन है, वो भी बिकता है बीज। तो इसलिए उसके हिसाब से देखें तो हमारे को इतनी पौध मिल जाती है कि 1 हेक्टर क्षेत्र में ये बहुत अच्छे से लग जाती है। अभी इसमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, जैसे हमारी रिपोर्ट जो अभी चली थी उसमें भी बताया था कि बीज का उपचार करना ज़रूरी है। यदि हम बीज को उपचार करके जैसे बाविस्टीन या कैप्टान या थीरम किसी से भी 2 ग्राम फंगिसाइड से हम उपचार करके लगाते हैं तो बीमारी जो नर्सरी में आने वाली है वो नहीं आती। और दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि नर्सरी को हमेशा पंक्तियों में बोना चाहिए, जिससे कि अच्छी पौध आपको मिल सकती है। और ये जो पछेती फूलगोभी की पौध है ये लगभग 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है। तो इतना सा आप यदि करेंगे तो आपको लगभग 1 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए लगभग 300 ग्राम बीज हमने जो बताया है उसमें भी पौध आपकी बच जाएंगे यदि आपने ठीक से उसका व्यवस्था की। तो कभी कभी क्या होता है कि किसान से या जैसे प्रबंधन करते समय कोई लापरवाही थोड़ी बहुत हो जाती है तो मोर्टेलिटी हो जाती है, या कभी ये कहें कि सर्दी की वजह से या किसी पानी ज़्यादा भराव हो गया उसकी वजह से, तो इसलिए थोड़ी सी नर्सरी ज़्यादा बना के रखनी चाहिए। और इतना बीज को बोने के लिए लगभग 25 बेड जो हम बनाते हैं 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी, इतनी चौड़ी बेड हमें बनानी चाहिए। 30 से लगभग 30 बेड बनानी चाहिए। उसको थोड़ा सा 7 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे पंक्ति में बोते हैं। तो इतनी दूरी में आप एरिया में बोएंगे तो आपके 1 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए ये पर्याप्त पौधा आपको बिल्कुल। और हम जब भी पौधशाला तैयार करने की बात करते हैं तो हमेशा कहते भी हैं कि थोड़ा ज़्यादा ही पौधे तैयार करने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि कुछ पौधे ख़राब भी हो जाते हैं
और उनका उतने अच्छे से कह के फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ता है जब हम उसे खेत में लगाते हैं। तो अक्सर हम पौधशाला की तैयारी के दौरान भी इस बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हेलो किसान में फिर होंगे हाजिर और आपकी कॉल्स लेंगे। और आज के जो विषय हैं यानी अंगूर की खेती में आप कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें, अंगूर की फसल की देखरेख कैसे करें और कैसे ले आप पछेती गोभी। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज का जो विषय एक बार फिर से बता दें। आज हम बात करें पछेती फूल गोभी की खेती के बारे में और साथ ही अंगूर में कैसे करें आप देखरेख। दोनों ही विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। नंदलाल जी हैं फोन लाइन पर। नंदलाल जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है? जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। नंदलाल जी सवाल बताइए। जी मैम, ये क्या है, मैं बालाघाट जिला मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। तो यहाँ अंगूर की खेती के लिए ऑप्शन है क्या यहाँ पे? बालाघाट में आप करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? डॉक्टर सोम जी, मध्य प्रदेश के बालाघाट से बात कर रहे हैं हमारे दर्शक। नंदलाल ये जानना चाहते हैं क्या इनके क्षेत्र में अंगूर की खेती की जा सकती है? होती है जहाँ वातावरण अच्छा है और जहाँ जमीन अच्छी है, पानी अच्छा है, ऐसी जगह होती है। और महाराष्ट्र के कुछ जिले हैं उनसे ज्यादा दूर नहीं है बालाघाट जो है। नागपुर से आगे 4 घंटे का रास्ता है वहां पर। तो उस कालावधि जो है ना, उस जो अंतर है इतना ये नहीं है, वहां पर अंगूर की खेती हो सकती है। प्रयास करना जरूरी है। अब उन किसान को भाई से मेरी एक विनती है कि हमारे यहाँ से राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र से कुछ पौधे ले जाए, कुछ थोड़ा सी कोशिश करे कुछ कम क्षेत्र में, और अगर अच्छा एक कॉन्फिडेंस अगर आ जाता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो थोड़ा कम पैमाने पर ही खेती करें तो बेहतर रहेगा, यही कहना चाहते हैं ना आप सोम जी इनसे? जी 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 बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं कीट और बीमारियों की। तो सबसे पहले गोभी पर हम बात करते हैं। श्रवण जी, किस किस तरह की बीमारियां और कीट गोभी में हो सकती हैं और इनके लिए कैसे सावधानियां बरतें, क्या इनका उपाय है? अभी जो दिसंबर का महीना है, इस समय तापमान कम है और नमी ज़्यादा है,
तो फूल गोभी में जो डाउनी मिल्ड्यू जिसको मर्दुलासिता कहते हैं उसकी बीमारी थोड़ी ज़्यादा दिखती है। उसमें पत्तों के नीचे जो निचली सतह देखेंगे तो उसमें जो सफ़ेद एक चूर्ण टाइप में दिखाई देता है, पाउडर टाइप में। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए ये बीमारी यदि ज़्यादा फैलती है तो पूरे पौधे के पत्ते गिरा देती है, तो पैदावार को सीधा प्रभावित करती है। इसकी रोकथाम के लिए रिडोमिल लगभग 0.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी आधा ग्राम 1 लीटर के अंदर घोल बना करके और ऐसे इसका छिड़काव करें। दूसरी जो बीमारी आती है थोड़े दिन बाद में आएगी, जो पछेती फूलगोभी में फरवरी के महीने में आती है, जिसको काला सड़न कहते हैं। ये समस्या एक जीवाणु द्वारा होती है और ये भारत के ज़्यादातर हिस्सों में जो गोभी उगाई जाती है पछेती, उसमें ये समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए सलाह ये है कि एक तो जब आप बीज बो रहे हैं तो उसको बीज को उपचारित जरूर करें, या तो 50 लगभग गुनगुना पानी से थोड़ा सा गर्म पानी उसमें आधा घंटा डुबो करके उसको खुली हवा में सुखा करके फिर करें, तो इसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। ये बहुत अच्छा है, कारगर है। और इसके साथ यदि कभी कभी किसान जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसका भी घोल बना करके लगभग एक, हम कहते हैं कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में, एक चुटकी भर मात्रा में 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसमें उसको डुबो करके उससे भी उपचारित कर सकते हैं। इसको आप यदि करते हैं तो ये होगा। इसके एक बात का ध्यान रखना है, जो भी बीमार पत्ते आपके खेत में दिख रहे हैं उसको जरूर तोड़ करके खेत से बाहर निकालें, क्योंकि ये बीमारी फिर सभी पौधों में फैलती है। ये चाहे जो आपका मर्दुलासिता हो, चाहे ब्लैक रॉट हो, जो काला सड़न हो, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये 2 बीमारियां ज़्यादा आती हैं। किसी किसी क्षेत्रों में जो सूखापन वाला एरिया है वहाँ पे फूल जब बन जाता है उसके ऊपर कुछ काले धब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं, जो बहुत सख्त भी होते हैं। तो वो स्क्लेरोसिनिया के कारण होता है, एक फंगस के कारण। तो उसके बचाव के लिए जब फूल बहुत छोटी अवस्था का हो, जब बनना शुरू ही नहीं हुआ हो, उस अवस्था में लगभग 40-45 दिन की फसल हो, उसमें एक कैप्टान या बायोस्टिन की जरूर स्प्रे कर दें, एक फंगिसाइड का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, क्योंकि ये फंगस के द्वारा होता है। ये 3 समस्याएं ज़्यादा आती हैं। जिन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे एक इर्विनिया, वो भी एक जीवाणु है, उससे सॉफ्ट रोट आता है। इसको पूरे फूल में यदि हम हाथ भी लगा दें तो पूरा सड़ा हुआ होता है, बहुत बदबू आती है उसमें। तो उससे बचाव के लिए ये है कि एक तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दें फूल को। दूसरी चीज़, समय रहते कोई ऐसा फूल दिख भी रहा है तो उसको खेत से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो नहीं तो पूरे फसल में फैल जाएगा। फसल में इस चीज को, ये 3-4 बीमारियां हैं जो फूलगोभी में पछेते समय में आने वाली हैं। इसका जरूर ध्यान रखें। उचित बीजोपचार, और यदि कोई बीमारी दिख रही है तो उसके पत्ते बाहर निकालना, और उसके बाद में ये समय समय पे यदि छिड़काव कर लेते हैं। फूल आने के बाद कोई स्प्रे नहीं करें, क्योंकि उससे फिर वो वेटिंग पीरियड हमें मिलता नहीं है, नुकसान होता है फिर। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, हरीश कुमार जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो जी, नमस्कार हरीश जी, बताइए सवाल क्या है। हमारे साथ आप मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, सवाल बताएं। जी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धार से है मैम जी। तो हमको ये है कि अंगूर के अगर कुछ झाड़ लगा दे तो क्या लगा दें? अंगूर के कुछ पौधे लगा। अच्छा, ठीक है। आप अंगूर की खेती करना चाहते हैं या जी 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 जी, तो जानना क्या चाहते हैं इसके बारे में? जी जी, कुछ लगा दें, मतलब कुछ लगाना चाहते हैं। अच्छा अंगूर की, जी आपका सवाल, अंगूर की खेती लगाना चाहते हैं आप, सही है? जी सर, जी सर। जी, अंगूर की खेती आप लगा सकते हैं। अभी ऐसा है, जैसा कि हमने इसके पहले जो बात की है उसमें हमने ये कहा है आपको कि बारिश आने के पहले फसल तैयार हो, इसी तरह से हमारा अगर व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, तो हमें कोई भी फसल आ सकती है वहां पर अंगूर की। अभी अंगूर की किस्में वहां पर जरूरी होगी जहां पर हमारा प्रूनिंग टाइम और डेवलपमेंट का टाइम और हार्वेस्टिंग का टाइम, ये है। हार्वेस्टिंग का टाइम अगर उसके साथ में बारिश के साथ अगर कोइंसाइड नहीं होता तो ऐसी किस्में जो है जल्दी आने वाली वो है फ्लेम सीडलेस। फ्लेम सीडलेस रंगीन है, लाल कलर की है, अच्छा उसमें साइज मिल जाता है, उसमें मिठास भी बहुत अच्छी आ जाती है। और ये किस्म थोड़ा सा बारिश आने के पहले निकल आ जाती है। तो जैसा हमने अभी इसके पहले कुछ बात की, बारिश आती है तो फिर क्रैकिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये संभावना इसमें ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। इसका जो समय है फसल पकने का वो कम होने के कारण ये फसल हमको, ये किस्म है जी। डॉक्टर सोम, वो फायदे की होंगी हमें। जी डॉक्टर सोम, पहले आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जैसा कि आपने बताया कि बारिश होने से कई बार जो फल फट भी जाता है, ऐसी आशंकाएं भी रहती है। तो हमारा फल सुरक्षित रहे, इसके लिए आप कुछ बातें बता रहे थे जो उस वक्त अधूरी रह गई थी, ब्रेक का समय हो गया था। मैं चाहूँगी उससे अगर आप और विस्तार से बता सकें।
प्लास्टिक की बात हम करते हैं क्योंकि क्या है कि जब फसल आ जाती है और मेहनत, मतलब ऐसा है कि किसानों को ये अंगूर की फसल जो है, वो अंगूर की फसल बाकी के जो फल है उसके तुलना में ये अलग है। ये बहुत ही एकदम टेक्निकल क्रॉप है ये। तो इसमें ये होता है कि पूरा एक साल का खर्चा जो है 2.5 से 3 और 3 से 3.5 लाख तक चले जाता है कभी कभी। वो डिपेंड करता है बारिश कितनी हुई, धूप कितनी हुई, वहां पर बारिश ज्यादा होने से उसके ऊपर बीमारियां कितनी आई, उसको खर्चा कितना है, इसके कारण जो है खर्चा बहुत बढ़ता है। सो ये 2 से 3 लाख रुपए अगर खर्चा हम करते हैं पर 1 एकड़ में, तो उससे और अगर मान लो ये सब करने के बाद में अगर बारिश आ जाती है, बारिश में बेरी क्रैकिंग अगर हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि हमारा पूरा नुकसान हो जाता है। इसके ऊपर हमको जो बारिश अगर आ गई तो नुकसान पूरा, मतलब 2 से 3 लाख रुपए पूरे साल के खर्चा किए वो पूरे गए पानी में हमारे। इससे बाहर निकलने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है, वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होगा आज के बाद में, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम, अनसीजनल रेन की बात करते हैं, जब कभी भी बारिश आ जाती है, ऐसे समय में अगर हम प्लास्टिक अगर डालते हैं, प्लास्टिक ऊपर से कवर कर लेते हैं, तो उस वाइनाड में हमको आसान तरीका रहेगा कि हम उस फसल को बचा सकते हैं। दूसरा, हम अगर उसको छटनी है, प्रूनिंग टाइम है, वो अगर आगे पीछे कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो उसमें भी हमको उसका फायदा ये मिल सकेगा कि कभी अगर जो बारिश हर साल अगर उस पीरियड में आती है और वो पीरियड हम अगर अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं, फसल को प्रूनिंग करने का टाइम है वो टाल के हम दूसरा पहले कर लेते हैं, थोड़ा या तो थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम उस फसल को बचा सकते हैं। तो प्रूनिंग टाइम का अलग अलग करना, अलग मतलब मात्रा में थोड़ा सा कि आगे पीछे करना प्रूनिंग टाइम, और प्लास्टिक का इस्तेमाल। हमने द्राक्ष संशोधन केंद्र जो है हमारा पुणे स्थित, यहाँ हमने प्लास्टिक के ऊपर एक संशोधन किया, 3 साल तक संशोधन किया हमने, और वो 3 साल के बाद में हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो टेक्नोलॉजी हमने राज्य सरकार को भी दी, और राज्य सरकार को ये भी बताया कि उसका ये फसल को लगाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए कितना खर्चा आता है। जी बिल्कुल, उसका सब्सिडी क्या बिल्कुल। तो हमारे किसान जो इतने मेहनत करते हैं और इतना पैसा लगाते हैं, और ऐसे में अगर कोई चूक हो जाती है, या फिर जैसे कि आपने बताया कि अचानक मौसम में इस तरीके के बदलाव हो जाते हैं कि बेमौसम बारिश हो गई, बहुत तेज हवाएं चल गई और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, तो ऐसा ना हो इसीलिए आपको अपने स्तर पर ये व्यवस्थाएं करनी ज़रूरी हैं, ताकि जो मेहनत की है आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फूल गोभी की और अंगूर के बारे में, और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद है, जिन्होंने जींद से में कॉल किया है। जी विनोद जी, बताइए सवाल क्या है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने गोभी लगा रखी है जी, तो उसके ऊपर हरे हरे कल्ले निकलते हैं और वो गोभी का फूल 250 ग्राम का है सिर्फ जी। और दूसरा सवाल ये है जी, क्या गोभी एक साथ ही आते हैं सब फूल, उनको आगे पीछे नहीं कर सकते? हाँ, देखिए विनोद जी, आपने जो पहली बात बताई ये एक चूक हुई। कहाँ पे किस्म के जो चुनाव किया वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो अगेती समूह की थी या फिर मध्य अगेती की थी, जिसको पकना चाहिए था नवंबर में या अक्टूबर में, उसकी रोपाई थोड़ी सी लेट हो गई, तो उसको जो फूल बनने के लिए जो तापमान है वो जल्दी मिल गया, तो छोटी अवस्था में ही उसने फूल बना दिया। और ये जो 250-300 ग्राम का आप बता रहे हो, इसको हम बटन कहते हैं यदि वो सफ़ेद रहता है तो, और यदि उसमें कल्ले निकल जाते हैं तो वो फूल बेचने लायक भी नहीं रहता। तो ये दोनों ही अवस्था में किसान के लिए नुकसान की बात है, इसलिए किस्म का चुनाव बिल्कुल सही करें। जब आप रोपाई करते हैं, बीज बुआई करते हैं, उस समय जहाँ से भी, जिस स्रोत से भी आप बीज लेते हैं, ये कन्फर्म करें कि वो अभी बुआई के लिए उचित है या नहीं। तो एक तो यहाँ पे थोड़ी सी, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो चुनाव किया था किस्म का वो गलत हो गया था। अगली बार जब भी ध्यान रख बुआई करें फूल गोभी की, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि जिससे भी आप खरीदें उससे ये पूछ लें कि ये अभी जो बुआई के लिए सही है या नहीं। बिल्कुल, और ये बात हम शुरुआत से बता रहे हैं कि कई बार जो किस्मों का चुनाव है, अब जो स्थिति है, मौसम की स्थिति या फिर जो सीज़न है उसके अनुसार नहीं हो पाता है, पछेती ले रहे हैं, अगेती ले रहे हैं, उसी के अनुसार ही आप बीज का चुनाव करें, तो ये गलती होती है और जो उसका परिणाम होता है वो आप देख ही रहे हैं। तो इसीलिए आगे से इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमारे साथ डॉक्टर सोम भी हैं, जो कि अंगूर के बारे में बात कर रहे हैं। सोम जी, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय बस आ ही गया है, इसलिए मैं अंत में बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूँगी, जो अंगूर की फसल में कैनोपी मैनेजमेंट होती है वो किस तरीके से करना चाहिए और इसका क्या महत्व रहता है? अंगूर की फसल में कैनोपी मैनेजमेंट का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है। कैनोपी मतलब ये है कि ये टहनी है, एक पौधा है, उस पौधे के ऊपर कितनी काड़ियां होनी है, कितनी, एक काड़ी के ऊपर कितने बंचेस या गुच्छे होने हैं, उस गुच्छों को पालने के लिए कितने पत्तों की जरूरत है जी जी, और कितने पत्ते हम उसके ऊपर रख सकते हैं, रखना है, जिससे हमारा निर्यात संप्रत बोलते हैं हम, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी, या तो हम खुद को खाने लायक जितना अच्छे से अच्छा अंगूर पैदा कर सके हम, तो ऐसा अंगूर पैदा करने के लिए हमें ये कैनोपी मैनेजमेंट, एक पत्ता, एक बोलते हैं हम कैसी जरूरत है, एक जो गुच्छा है, एक गुच्छे का वजन होता है लगभग 450 से 500 ग्राम। ये काड़ी जो है, उस एक काड़ी के ऊपर एक गुच्छा अगर है, तो इस काड़ी के ऊपर जो पत्ते हैं 1516 पत्ते होते हैं, 17 पत्ते तक एक गुच्छा जो आता है 5 पत्ते के ऊपर, और 5 गुच्छे के आगे हम 10 से 12 पत्ते रखते हैं। सो ये गुच्छे में अगर 100 से 120 बेरीज मनी अगर रखते हैं, तो एक पत्ता ऑलमोस्ट लगभग 7 से 8 बेरीज, 7 से 8 मनी का विकास करने के लायक वो सक्षम होता है। बिल्कुल, ये कैनोपी इसे कहते हैं कैनोपी। और ऐसी अगर कैनोपी हमारे पास में होती है, तो जो बोलते हैं हम अच्छी क्वालिटी की फसल। जी बिल्कुल सोम जी, आपको मुझे रोकना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि समय हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्यक्रम समाप्त करने का समय है, तो बहुत कम समय, इसलिए अंत में आपसे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपने कम शब्दों में और कम समय बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अंगूर के बारे में बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोम आपका। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर श्रवण जी भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने हमें फूल गोभी के बारे में विस्तार से जानकारी दी, किस्में कैसे चुने आप और कैसे आप अच्छी फसल ले सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही हेलो किसान में आज आपसे विदा लेंगे, लेकिन कल हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का विषय कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ रहेंगे। अगर आप चाहें तो अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, पहले से ही हमें आप प्रश्न भेजिए ईमेल के माध्यम से hellokisan2015@gmail.com, और चाहे तो आप फेसबुक से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने का रास्ता भी बहुत आसान है, फेसबुक पर जाएँ, सर्च में आप हेलो किसान टाइप करें, हमारा ID खुल जाएगा, जिसे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे हेलो किसान टोल फ्री नंबर से, यानी कॉल सेंटर नंबर
नंबर 1800113060 से भी संपर्क कर सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप कॉल करें इस नंबर पर, अपना प्रश्न रिकॉर्ड करवाएं, जिसे हम कार्यक्रम में विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। इसी के साथ ही अभी तो आपसे लेंगे विदा और उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आपको दी हैं फूल गोभी और अंगूर के बारे में जरूर आपके लिए लाभकारी साबित होंगी और आपको अच्छी फसल प्राप्त होगी। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।